फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं RS विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। हम फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर चर्चा कर रहे हैं जो राज्यों की राजनीति से संबंधित है। राज्यों की राजनीति के संबंध में अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, राज्यों की स्वायत्तता। राज्यों की स्वायत्तता अर्थात राज्य अधिक से अधिक स्वतंत्र होने की या स्वतंत्रता चाहने की या और अधिक संवैधानिक संरक्षण देने की जो प्रवृत्ति है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज मैं थोड़ा इसकी भूमिका बताता हूँ। प्यारे बच्चों, भारत हमारा राज्यों का एक संघ है और यह संविधान की पहली अनुसूची में लिखा हुआ भी है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात भारत जो देश है वो संपूर्ण कई प्रकार के राज्यों से, चाहे वो वैचारिक आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय आधार पर हो, चाहे वो भाषागत आधार पर हो या धार्मिक आधार पर हो, इन विविधताओं से भरे हुए देश का नाम है भारत। हम अगर आज़ादी के पहले के भारत में चलें या भारत में जाकर के देखें तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत विभिन्न रियासतों का केंद्र रहा है और यहाँ जो क्षेत्र विशेष थे उस समय रियासतें मतलब किसी भी एक राजा का क्षेत्र, तो उस राजा के क्षेत्र में जितना उसका भूभाग आता था, जहाँ तक उसका साम्राज्य होता था, उसी को उसकी रियासत कहते थे। और उस रियासत का जो शासन संचालन है, जो राजनीतिक गतिविधियों संचालन है, यानी जो सिस्टम का संचालन है, वो राजकीय गतिविधियों का तहत होता था। और इसी तरह से फिर दूसरी रियासत शुरू होती थी, यानी दूसरे राजा का राज्य जो है शुरू होता था। तो इस प्रकार से ये जो विविधता थी तो ये रियासतों में बटी हुई थी। और ये जो संपूर्ण भारत था, जो आज पाकिस्तान बन गया, जो बांग्लादेश बन गया, ये आज़ादी के पहले ये जो संपूर्ण भारत था ये रियासतों का केंद्र था। इन रियासतों के शासन के संचालन की विधि जो है पूर्णतः राजाओं के माध्यम से होती थी। और एक राजा अपने साम्राज्य की रक्षा करता था, उस पर शासन चलाने का दायित्व निर्वहन करता था, या अपने उस भूभाग पर जो है अपने साम्राज्य के तहत वहाँ की जनता के ऊपर शासन चलाता था। ये रियासतें जो हैं छोटी और बड़ी भी हो सकती थी। रियासतों का स्वाभाविक तालमेल और हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। और जब ये रियासतें अपने अपने में मतलब इंडिपेंडेंट रूप से शासन संचालन करती थी, तो एक रियासत के द्वारा कभी कभी ऐसा भी किया जाता था कि दूसरे छोटी या कमजोर रियासत पर आक्रमण करके या उसको अधीनस्थ करके मातहत के तहत जो है उस साम्राज्य को मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार कोई भी राजा कर लेता था, या जो कमजोर राजा होता था तो उस पर मजबूत राजा जो है आसानी से विजय प्राप्त कर लेता था। ये जो हम साम दाम भेद और दंड की जो नीति पढ़ते हैं, ये उसी रियासत का एक कारगर हथियार था कहना चाहिए। तो इस हथियार के तहत कोई भी राजा जो था वो किसी भी अपने पड़ोसी राज्य को इन तहत से जो है वो अपने में मिलाने का प्रयास करता था, उसको हस्तगत करने का प्रयास करता था, या अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करता था। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ कालांतर से राजतांत्रिक व्यवस्था से चलती आ रही थी। और जहाँ तक राजतंत्र की बात है तो हमारा जो भारत का जो इतिहास है वो कालांतर से जो है वो राजतंत्रीय इतिहास रहा है। अर्थात यहाँ की जो शासन प्रणाली रही है, शासन का जो संचालन रहा है या शासन संचालन जिस प्रक्रिया के तहत होता रहा है,
उस प्रक्रिया को ही माने उसमें राजा एक व्यक्ति जो है प्रमुख होता था और उस राजा के तहत ही जो है उसके राज्य में नीतियों या कार्यक्रमों का संचालन होता था, यानी राजकाज किया जाता था। अब ये अलग बात है कि जब हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो राजाओं को जब पढ़ते हैं तो राजा राजतंत्री प्रणाली या राजकीय व्यवस्था राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अच्छी और श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती रही है। और उसके पीछे जो हमारी मूल भावना थी उसका मतलब ये होता था कि राजा जो है उस राज्य का पिता होता था और वो राजा जो है राज्य ही उसका सब कुछ होता था और उस राज्य की प्रजा को वो राजा अपना परिवार मान करके उस पर शासन करता था और प्रजा जो है उस राजा से पूर्णतः खुश रहती थी। उस राजा के राज्य में जीवन जीना ही जो है वो अपना सौभाग्य समझती थी। अब राजाओं का जब हम चिंतन करें तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो चिंतन है वो ये कहता है कि राजतांत्रिक व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ यानी आदर्श रही है। प्लेटो ने भी अगर इस व्यवस्था का हम उल्लेख करें तो प्लेटो ने जिस प्रकार की राजतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख किया है वो तो बड़ी श्रेष्ठ और आदर्श व्यवस्था है, क्योंकि उसमें उस राजा के पद पर जो व्यक्ति पहुंचता था या आसीन होता था वो इतनी उच्च योग्यताओं को अर्जित करके उस पद पर पहुंचता था कि वो उसके लिए राज्य और उस राज्य की जनता ही जो है वो सर्वोपरि हो जाती थी। तो इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब ये कि ये जो राजतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो रियासती व्यवस्था है वो किसी भी राज्य का एक आधारभूत अंग हुआ करती थी और इन सारी इस प्रकार की कई रियासतों को मिला करके एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण होता था। जैसे हमारे यहाँ भारत था तो उस समय लगभग आज़ादी के पहले लगभग 600-650 रियासतें यहाँ काम कर रही थी और उन रियासतों के तहत जो है भारत के विभिन्न भागों पर शासन का संचालन किया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भारत में आज़ादी का आंदोलन चला तो इस आज़ादी के आंदोलन में मतलब कहना चाहिए कि इस आंदोलन को गति देने का काम या इस आंदोलन में भाग लेने का काम इन सारी रियासतों ने बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया के इतिहास में इस 16वीं शताब्दी से जब से यहाँ ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों का शासन यहाँ आया और 1757 के बाद सिराजुद्दीन दौला की मृत्यु के बाद जब यहाँ ब्रिटिश कंपनियों की हुकूमत स्थापित हुई तब से लेकर के इक्का दुक्का राजाओं को छोड़ करके यानी इक्का दुक्का रियासतों को छोड़ करके बाकी किसी रियासत ने जो है इस प्रकार की विदेशी व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। और तो और अधिकांश लोग इन विदेशी कंपनियों से यानी विदेशी शासकों से मिल करके और अपने अपने हितों की पूर्ति करते रहे और अंग्रेज भी जो है अपने स्वार्थ के लिए इन राजाओं को इन प्रकार अपने तरफ मिला करके मिलाने का प्रयास करते रहे और उनके मिलाने के बाद उन पर हुकूमत चलाने का या करने का काम जो है अंग्रेजों ने शुरू किया। ये जो दौर है वो लगभग 200 वर्षों तक चला और इन 200 वर्षों के इतिहास में भारत में लगभग सभी रियासतों में एक ऐसा दौर आया कि भारत की लगभग अधिकांश रियासतों ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को जो है स्वीकार किया और अंग्रेजों के तहत ही जो है अपने राज्य काज के संचालन का कार्यक्रम किया। और जिन रियासतों में अंग्रेजों की हुकूमत को नहीं माना तो उसके खिलाफ उन्होंने खुली बगावत की और हम ये जानते हैं कि झांसी जो है वो एक बड़ी रियासत थी और झांसी ने लगभग कभी अपने ऊपर अंग्रेजों का हुकूमत स्वीकार करना उचित नहीं समझा और उसकी जो एक महारानी हुई 1857 के युद्ध में जिसने बड़ा योगदान दिया और जिसके तहत जो है 1857 का जो आंदोलन था वो आज़ादी का आंदोलन बना, उसमें झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई और उसमें उस लक्ष्मीबाई ने एक महिला ने मैंने ये प्रण किया कि मैं अपने जीते जी
अपने झांसी के साम्राज्य पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। और इसके लिए जो है झांसी रियासत ने अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी बगावत की और अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो सब कुछ छोड़ के ये था कि जिस प्रकार से हमने अन्य रियासतों पर कब्जा किया हुआ है उसी तरह से झांसी को भी जो है अपने अनुमान है अपने कब्जे में लेना। तो इस संघर्ष में जो बड़ा युद्ध हुआ उसी को हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी कहते हैं। हालांकि वो आंदोलन स्वतंत्रता का तो था लेकिन वो पूरे संपूर्ण भारत का नहीं था और संपूर्ण राजाओं या संपूर्ण लोगों के द्वारा नहीं था, इसलिए वो विशेष सफल नहीं हो पाया। और उसके परिणाम स्वरूप भी भारत जो है इतने बड़े आज़ादी के आंदोलन के बाद भी जो है भारत 80-90 साल का गुलाम रहा। तो इस गुलामी का परिणाम ये हुआ कि अगर जैसा प्रारंभ में झांसी ने जैसा तय किया था उसी तरह अगर हमारे देश की आधी रियासतें भी अगर इस धारणा को अपना लेती कि हमको अपने रियासत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना है, तो मेरा ऐसा विचार है कि हम या हमारा भारत 90 साल के बाद 90 साल के पहले जो है वो आज़ाद हो गया होता या उसके पहले गुलाम होने की कभी स्थिति नहीं होती। अगर सिराजुद्दीन दौला जैसे हमारे यहाँ के 2, 4, 10, 20 भी राजा या सामंत हो जाते या रियासतों के मुखिया हो जाते, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो हम इतना बड़ा भारत देखते हैं उस भारत की आज़ादी के पहले अलग स्थिति थी और आज़ादी के बाद फिर यही रियासतें जो हैं अपने अपने स्वार्थ के चलते भारत में विलय हुई। उसकी एक लंबी कहानी मैं थोड़ा सा और आगे बताऊँगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। 1857 के बाद भी भारत की जितनी रियासतें थीं उन सभी के कान खड़े नहीं हुए कि ये जो विदेशी सत्ता हमारे देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है ये हमारे साम्राज्य के लिए भी और देश के लिए बड़ी खतरनाक है। और इस खतरनाक स्थिति से निकलने के लिए या इस खतरनाक स्थिति को समाप्त करने के लिए हम सभी राजाओं का या सभी रियासतों का एक होना जरूरी है और सभी रियासतें जो है मिल करके और इस विदेशी हुकूमत के खिलाफ जो है वो बगावत करें। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो भारत है वो शासन सत्ता के रूप में पहले आज़ादी के पहले रियासतों में बटा था। उन रियासतों का जो साम्राज्य था वो राजाओं के अधीन होता था, अर्थात राजा माने एक व्यक्ति का शासन, राजा माने एक प्रकार का शासन, राजा माने वही व्यक्ति व्यवस्थापिका है यानी वही व्यक्ति नियम बनाता है, वही व्यक्ति कार्यपालिका है अर्थात वही काम करने वाली इकाई है और वही जो है न्यायपालिका है अर्थात राजा के अनुसार ही न्याय होता है। अर्थात शासन की संपूर्ण शक्तियाँ जहाँ एक व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं उसी को हम राजतंत्री व्यवस्था कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसके बाद भी 1857 के बाद इन रियासतों में जो है चेतना जागृत नहीं हुई। हालांकि उसके दूसरे तरफ अगर हम देखें तो भारत में बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उसमें आज़ादी चाहने वाले जो नायक थे उनकी भी संख्या बहुतायत थी। लेकिन हमारे देश में जो ये पक्ष पोषण की राजनीति होती है ये पहले भी आज भी रही और आज भी है। तो पहले भी लोग भारत के लोग ही जो है अगर कोई इस विदेशी सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठाता था तो भारत का ही आदमी उधर से जाके मिल जाता था और इनकी बातों को वहाँ पहुँचा देता था और इनका जो कार्यक्रम है वो वहाँ तक अंग्रेजों तक पहुँच जाता था और अंग्रेज उसको फेल करने के लिए उसको मिटाने के लिए एड़ी चोटी लगा देते थे। तो ये कार्यक्रम जो है वो 1857 के बाद भी 1947 तक यानी 90 साल तक ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के जो दीवाने थे वो अपना काम करते रहे, अपना आंदोलन चलाते रहे और अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति करने के लिए वो अपने आंदोलन को गति देते रहे और उनके इस गति में हालांकि जनमानस ने कम सहयोग दिया लेकिन फिर भी उनकी जो कोशिश थी उनका जो आंदोलन था वो एक लंबे दशक के बाद भी जो है वो अपने परवान चढ़ा, अपने लक्ष्य तक पहुंचा और अंततः 1947 में भारत को आज़ाद होना पड़ा। आज़ाद होने के बाद जो है भारत के सामने ये जो इतना बड़े विस्तृत भूभाग में जो भारत फैला था उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि ये जो भारत खंड खंड में बटा हुआ है इस
खंड खंड में बटे हुए भारत को किस प्रकार से एक किया जाए, या ये भारत जो अब आज़ाद हुआ है तो ये किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित रहे। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा आपसे कि ये जितनी जो रियासतें रहीं वो रियासतें भी सभी एक मत नहीं रही, इनमें भी इन रियासतों में भी बताया रहा। कोई राजा उसमें इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, कोई राजा भारत के साथ आना चाहता था, कोई राजा पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। तो इस प्रकार से ये जो भावना थी तो ये पहले भी रही, लेकिन आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारी रियासतें स्वेच्छा से पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई और पाकिस्तान की जो सीमा का निर्धारण हुआ वो एक निश्चित सीमा में या उन रियासतों के तहत जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। शेष जो भारत बचा उस भारत को एक करने का काम जो है उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन के जननायक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में जो इंटरनल गवर्नमेंट काम कर रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने गृह मंत्री का जो दायित्व है वो सरदार पटेल को सौंपा और सरदार पटेल ने अपने स्वविवेक से, अपने दृढ़ निश्चय से इन सारी पिछड़ी हुई रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। और ये जो रियासतें हैं उन रियासतों के आधार पर ही इस सारे क्षेत्रों का, किसी किसी क्षेत्र का भाषा के आधार पर, किसी किसी क्षेत्र का धर्म के आधार पर, ये जो भारत का जो निर्माण किया गया तो भारत के जो इतने आंतरिक राज्य बने वो इन आंतरिक राज्यों माने रियासतों के मिलने के बाद ही वो राज्य बने। और इन राज्यों का जो राजनीतिक, इन राज्यों की जो राजनीतिक अधिकारिता थी वो भारत के संविधान के द्वारा जो है इनको समान अधिकार दिए गए, बराबर का दर्जा दिया गया। और उस संविधान में कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये जो संपूर्ण भारत है इसमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का भी उतने समान महत्व है। ये क्षेत्र भी जो है भारत के एक अंग हैं और इन क्षेत्रों के आधार पर ही इस भारत का अस्तित्व है। और इसलिए संविधान में जो है राज्यों को एक समान दर्जा दिया गया, राज्यों की स्थापना की गई। और हमारे यहाँ तो क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो हमारे यहाँ तो दोहरी सरकार की व्यवस्था है। दोहरी सरकार का मतलब राज्यों की अलग सरकार है और देश की एक केंद्र की एक अलग सरकार है। ये केंद्र की सरकार संपूर्ण भारत के लिए काम करती है और इस भारत में जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों की सरकारें अपने अपने माध्यम से अपने अपने राज्य की सीमा तक शासन का संचालन करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बताना आप लोगों को ये चाह रहा था कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 28 राज्य हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। अब जम्मू कश्मीर का दर्जा पिछले अगस्त महीने से 370 खत्म करके उसको विशेष राज्य का दर्जा हटा करके एक सामान्य राज्य बना दिया गया है और उस राज्य को केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक अलग क्षेत्र और लद्दाख उसका एक अलग केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 9 हो गई, राज्यों की संख्या जो है 28 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये कि भारत में इस भारत का महत्व तभी है जब ये इसके सारे अंग स्वतंत्र, निर्भीक और स्वच्छंद रह करके जो है अपनी अपनी शासन पद्धति का निर्वहन करते हुए भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसके कार्य संचालन में अपनी भूमिका निभाएं और उसके तहत जो है भारत को एक बनाए रखने में ये सारे राज्य अपना अपना योगदान दें। ये तो रही उसकी प्रारंभिक भूमिका। इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे राज्यों की स्वायत्तता क्या है। स्वायत्तता अर्थात उनको अधिक अधिकार देने की या उनको स्वतंत्रता देने की या राज्य केंद्र से किस प्रकार से वो अलग हो सकते हैं या संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको क्या और अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं। इसी संबंध में हम थोड़ा सा और ज़्यादा व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। इस संबंध में राज्यों की स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान लागू होने के बाद यानी भारत के निर्माण के बाद ही 1952 से कहीं भाषा के आधार पर कहीं क्षेत्र के आधार पर राज्यों की मांग उठना शुरू हो गई थी
और उसके लिए जो है वो आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। और इसी तरह फिर भारत के अन्य राज्यों का नामकरण होते 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 गया और इस प्रकार से आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी स्वायत्तता पर हम अगले पीरियड में और विस्तार से चर्चा करेंगे।